अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज ना हम लोग डिस्कस करने लगे हैं CQ1। CQ1 जो है ना, ये एक आप कह लें कि क्वार्टर टेस्ट आपका था जिसमें आपने 3 टेस्टों का सिलेबस ज्वाइन पढ़ा, C1, C2 और C3। आपने पहले C1 अटैम्प्ट किया, फिर C2 अटैम्प्ट किया और उसके बाद आपने C3 भी अटैम्प्ट किया। अब हम तीनों के सिलेबस को ज्वाइन करके ये टेस्ट अटैम्प्ट कर चुके हो आप लोग। आज हम इसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि डायामीटर ऑफ एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ। अब ये बात पिछले टेस्टों में भी कहीं ना कहीं आई थी और डिस्कस हुई थी कि अगर उसने रेडियस पूछा है तो आंसर और होगा। अब ये जो लाइन है ये तो एग्जैक्ट मतलब प्रैक्टिस की लाइन है कि डायामीटर्स की रेंज क्या होती है, और हम लिखते हैं 0.2 नैनोमीटर्स की रेंज होती है। लेकिन यूजुअली इसको चेंज भी किया जा सकता है। मसलन मैं इसको 0.2 की बजाय लिख दूँ 2 × 10⁻⁻⁻1। चेंज से मुराद है या डायामीटर के बजाय रेडियस लिख दें तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें वेरिएशन लाई जा सकती हैं। अलबत्ता ये एक एक्सरे एनालिसिस से हमें पता चलता है कि 0.2 नैनोमीटर्स की रेंज में जो है ना एटम्स के डायामीटर्स हो सकते हैं। आंसर था बच्चों चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, इज यूज टू डिटरमिन द मैस नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड। अच्छा, एक उसने अब स्टेटमेंट में बता दिया। हमने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस डिस्कस किया है कहीं ना कहीं, शायद असाइनमेंट में या कहीं आया था, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पर था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या फाइंड करता है और हमने जवाब लगाया था एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस। यहाँ पर उसने स्टेटमेंट में दे दिया है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर से एक चीज़ तो हम फाइंड करते हैं एटॉमिक मैस, तो अब दूसरी बताएं क्या फाइंड करते हैं। तो दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस हमारे पास है इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस कैलकुलेट करना आइसोटोप्स की। बाकी एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तो इसलिए उनका या ऑल ऑफ दीज ये सारे इररेलेवेंट ऑप्शन है। तो आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री शोज। जी, नंबर ऑफ पीक्स जो कि उसके ग्राफ में स्पेक्ट्रम में आती हैं वो क्या बता सकती हैं। ये हम ड्यूरिंग लेक्चर्स पढ़ चुके हैं कि जो हाइट ऑफ पीक होती है वो बताती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, और जो पोजीशन ऑफ पीक होती है एक्स एक्सिस पे वो बताती है उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, और जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो बताती हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नियॉन के केस में 3 पीक्स आती हैं, क्लोरीन के केस में 2 पीक्स आती हैं, ब्रोमीन की भी 2 पीक्स आएंगी, जबकि आयोडीन की एक सिंगल पीक आएगी 100% अबंडेंस के साथ। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या बनेगा कि नंबर ऑफ पीक्स हैं तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स। चार्ली ऑप्शन बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। अब क्लोरोफॉर्म में चूंकि कोई कॉमन डिवाइडर नहीं होता, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड दुनिया में ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफॉर्म की आ रही है, ठीक है, लेकिन ना इसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जी कि ये क्लोरोफॉर्म है। डेल्टा ऑप्शन CHCl3। एवोगैड्रोज नंबर में रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 5 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें उसने लिखा है कि एवोगैड्रोज नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम एवोगैड्रोज नंबर की मदद से वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं गैसों का। बिल्कुल ठीक है कि जो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम इसको इन्वॉल्व करके एवोगैड्रोज नंबर से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। बीटा ऑप्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यकीनन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी रिलेटेड है। तीसरे नंबर पर है मैस ऑफ पार्टिकल। तो जाहिर है कि अगर मैस, मोल, ये सारी चीज़ें आपस में हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ये सारी ऑप्शन, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम
कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों है डेल्टा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, किसी एक मॉलिक्यूल का साइज किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हम उसमें लिखेंगे कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल शेप पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी, चार्ली ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 0.36 moles of each aluminum and oxygen react with each other to produce aluminum oxide. The amount of product formed is। अच्छा, अब ना ये मैं अभी पहुंचा हूँ 7वें सवाल पे और पहले 6 क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं थी आपके सामने और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिस पे आपका टाइम लगे। एवरेज आपको 40 सेकंड जो एक एमसीक्यू के लिए निकलते हैं ना एमडी गेट में, आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए उन 40 में से कुछ टाइम बचा के लाना होता है। जो अच्छा प्लानर है, जो बच्चा अच्छी एफर्ट करता है, वो यकीनन ये काम करेगा। तो यहाँ पर ना अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम हैं, जिसमें कि आपके पास इक्वेशन ये है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 2 मोल्स बनते हैं Al2O3 के। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो प्रैक्टिस है वो आपने गालबन कर ली होगी अपने होम असाइनमेंट या चैप्टर के एमसीक्यूज लेके स्टार्स वाले अब तक। तो यहाँ से एल्यूमिनियम को हम कंपेयर करेंगे Al2O3 के साथ। अगर तो बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर इसके 4 मोल डाल लो तो इसके 2 बनते हैं। डायरेक्ट सोचा जाए तो हाफ हो रहे हैं। ठीक है, चलें हम ये करते हैं कि 1 डालोगे तो 2/4 और अगर आप इसके डालोगे 0.36 मोल्स, 2/4 इंटू 0.36 तो आंसर क्या आ गया 0.18 मोल्स। 36 का हाफ कर देना, ठीक है ना, या इस तरह सोच लें वक्ती तौर पर कि 36 का हाफ करना है तो वो पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। और इसके पैरेलल हम ये कहते थे कि दूसरा जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन का कंपैरिजन आप जब करोगे ना Al2O3 के साथ, 3 मोल्स हों तो इसके 2 बनते हैं, 1 होगा तो इसके 2/3 बनेंगे और अगर इसके 0.36 मोल्स होंगे तो ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.36। अब देखना ये है कि ये वाला जो आंसर है ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना भी समझ आए और जाहिर है कैलकुलेटर नहीं होना तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन इससे बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर देखो ये फैक्टर सेम है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है और डिनोमिनेटर में रकम जितनी छोटी होगी आंसर उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बगैर कैलकुलेट किए ये सोच रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू उससे बड़ी आएगी और यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त सोचा जा रहा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर कौन हो गया बच्चों, एल्यूमिनियम हो गया। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे 0.18, यहाँ कहीं आंसर होना चाहिए और वो अल्फा ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व करना था लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द मैस ऑफ क्लोरीन, जो कि 30.5.5 है ना, उसके लिए हम कौन सी टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ऑप्शंस हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस या फिर मैस नंबर या एटॉमिक वेट या रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। तो इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मैस की टर्म यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट है। आइसोटोपिक मैस एक आइसोटोप का होता है लेकिन ये एवरेज लिया गया है। अलबत्ता अगर ये रिलेटिव एटॉमिक मैस के साथ साथ किसी ऑप्शन में मुझे ये नज़र आ जाता ना कि ये है एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, तो वो वाली ऑप्शन हम इस पे भी प्रेफर करते, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन नहीं दी गई तो हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मैस कह देंगे। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों बन रहा है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ऑक्सीजन के 3, कार्बन के 3, क्लोरीन के 2, टिन के 11 होते हैं। तो कहीं पर कोई करीब 3 की कन्फ्यूजन भी नहीं है, तो आंसर हमारा चार्ली ऑप्शन आ जाएगा जो कि 10 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10।
कि 1 AMU किसके साथ रिलेटेड है, और ये कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक रिलेशन याद रखना था कि जो 1 AMU है वो बराबर होता है 1.6 10 रेज पावर -27 किलोग्राम्स के, या 1.6 10 रेज पावर -24 ग्राम्स के, मतलब ग्राम्स में आएगा तो आंसर कुछ और होगा, और किलोग्राम्स में है तो -27 हो जाएगा। हम ये बात लेक्चर में भी और प्रीवियस असाइनमेंट्स वगैरह में कर चुके हैं कि अगर 1 ग्राम के AMU बनाओगे ना तो वो क्या बनेगा, हमने कहा था कि इतने ग्राम हो तो 1 AMU है, 1 ग्राम होगा तो ये डिजिट इधर आके डिवाइड होता था और इसका आंसर एवोगैड्रोस नंबर आता था। अलबत्ता ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। अब ये वर्डिंग जो है ना, ये आंसर हमारा गलत और सही करवाएगी। बात हुई है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास का जिक्र करेंगे। अगर फार्मूला यूनिट का वर्ड स्टेटमेंट में होता तो हम एक यानी कंपाउंड का जिक्र कर रहे होते, फार्मूला मास का। ऑप्शंस क्या है, 1 लीटर ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल सिरे से गलत है, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये वाली बात दुरुस्त है, और या 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो है ना एवोगैड्रोस नंबर का आंसर बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12, और ये लिखा गया है अ बॉडी ड्रिंक्स 500 ml of 90% glucose solution. The number of molecules he has consumed. जी देखें, उसने कहा जी कि 9% सोल्यूशन है। इस सेंटेंस का मतलब लेंगे हम लोग। 12th क्वेश्चन है ये, 9% सोल्यूशन मीन्स, इसका क्या मतलब है कि 9 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो 500 में कितने होंगे, सिंपल है कि अगर 100 ml में 9 ग्राम्स हैं, या इसको इस तरह लिख लें कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन ग्लूकोज, कितना है उसमें 9 ग्राम्स, तो 1 में कितना होगा 9/100, और 500 में कितना होगा 9/100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आंसर निकलेगा 45 ग्राम्स, ठीक है। अब 45 ग्राम्स आपके पास आए हैं किसके, ग्लूकोज का मैस। तो आपने करना क्या है, उसने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आसान हल है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आ जाएंगे 45/180 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23। अब आप आओगे ऑप्शंस की तरफ, ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको ये नज़र आएगा कि अब ये जो है ना, ये और ये, इसका आंसर क्या आना है, लेस देन यूनिटी, 1 से छोटा। तो जब ये आंसर 1 से छोटा आएगा तो इसको 6.02 से मल्टीप्लाई करने से ये डिजिट क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू में जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, ना हमें उसकी ज़रूरत है और ना हम उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, पॉइंट समथिंग, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आंसर क्या होगा, इस 6 से छोटा होगा। अब आप बाकी ऑप्शंस पर गौर करोगे ना, अल्फा बीटा चार्ली, तो वो सारी 6 से बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन डेल्टा में चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या लिखी गई है, 1.5 10 रेज पावर 23। तो चूंकि बाकी वैल्यूज ये 6 से बढ़ चुकी हैं तो आंसर हम किसे लगा देंगे, फिर आंसर हम लगा देंगे चार्ली ऑप्शन को, ठीक है।
आप कैलकुलेटर है और आप के पास फ्री टाइम है तो आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, इसमें क्या चीज़ दुरुस्त है? 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये बात दुरुस्त है। 3 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन गलत है क्योंकि उसमें 1 ग्राम एटम है। इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बात गलत है। और इतने मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के, ये भी गलत है। अल्फा ऑप्शन ही बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, उसमें कहा गया है कि आपने फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, उसके मोल्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, नंबर ऑफ एटम्स आपने निकालने हैं, ये भी याद रखना है। तो ये होता है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोज नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो भी आपको बताना होता है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि ये वैल्यू है 0.016, ये आनी है 16, ये ऐसी रहेगा और ये वैल्यू है 5। इसका आंसर निकलना है 0.001 इंटू 5 इंटू n सब ए। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगी, बीटा ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जो कि यहाँ पर हमारे पास यही लिखी गई है 0.005 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 15 है 12 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगी? हाँ जी, अब 15 में आपको मैस ऑफ यूरिया मोलैरिटी निकालनी है ना। मैस ऑफ यूरिया दिया गया 120, इसका मोलर मैस है 60 इंटू लीटर डेसीमीटर क्यूब है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 2 हो गया, 2/5, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4 मोलर, चार्ली ऑप्शन। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.5 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। आपने बताने हैं मोल्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 आ रहा है ना, उसमें आपसे उसने मोल्स पूछे हैं और आपको वॉल्यूम दिया गया है लीटर में और मोलैरिटी बताई गई है। तो इसमें हम मोलैरिटी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब वाला। या मोलैरिटी कितनी दी गई थी आपको 0.2, मोल्स आपने करने थे फाइंड आउट, और ये है 2.5। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना जाके दूसरी साइड पे, तो मोल्स कितने निकल आएंगे आपके पास, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया 1 मोल ऑफ HCl on complete reaction with magnesium will produce dash moles of hydrogen। ठीक है, अब 1 मोल HCl का है तो जब ये कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो ये हाफ मोल बनाएगा। क्वेश्चन 17 जो है ना, इसमें क्या सिचुएशन आ रही है आपके पास है मैग्नीशियम प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl हो तो बनता है MgCl2 प्लस यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और अगर इसका 2 मोल है तो हाइड्रोजन का 1 मोल निकल रहा है, तो अगर इसका 1 मोल है तो हाइड्रोजन का हाफ मोल हो जाएगा। आंसर है बीटा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है एन एलिमेंट X है हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन कि X 290% है, X 199 8% है और X 202 सिर्फ 2% है। द वेट एवरेज, उसका एवरेज लिया जाए तो किसके ज़्यादा करीब होगा, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, अल्फा ऑप्शन। क्योंकि 90% है और हमने एक रूल है बड़ा सिंपल सा कि एवरेज एटॉमिक मास और सारी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है। तो इस बेस पर आंसर इसका हम क्या लगाएंगे, इसका आंसर बच्चों हम 18 का अल्फा ऑप्शन लगाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 19 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ वेसल एंड एक्सप्लोडेड। मतलब रिएक्शन करवा दिया उनका, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड कितनी होगी,
अगेन इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं। 19 में आपको क्या दिया गया है, बैलेंस इक्वेशन लिखो, H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इसके आपको दिए गए हैं बच्चों 10 ग्राम्स, जिसके मोल्स आ जाएंगे 5, और इसके दिए जा रहे हैं जिसके मोल्स बनेंगे 2 मोल्स। अब आप करोगे कंपैरिजन हाइड्रोजन का विद वाटर, इसके 2 से बनेंगे 2 मोल्स, तो 1 से 1 और 5 से 5। जबकि इसी का आप ऑक्सीजन का कंपैरिजन करोगे ना वाटर के साथ, तो पता चलेगा कि 1 मोल से बनते हैं 2, तो 2 मोल से कितने बन जाएंगे, 4 मोल्स। तो लीस्ट मोल्स किसने दिए हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा हो गया बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो उसके मुताबिक कितने बने हैं, 4 मोल्स। मैस भी कह सकता था लेकिन सिर्फ मोल्स पूछे हैं, तो बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, गैस जो मर्जी है उसने कहा जी नंबर ऑफ एटम्स ट्राई एटॉमिक है। अब हम क्या करेंगे, जो मोल्स दिए हुए हैं ना इसको ज़रब देंगे 3 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें हम करेंगे मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। तो मोल्स हमारे पास आए हैं 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर है इंटू 3, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 6 इंटू 3 18 होता है, तो 1.8 वाला आंसर चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, 1.8 ग्राम 0.1 मोल, 18 मॉलिक्यूल्स या 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो जाहिर है जो 18 मोल्स हैं वो सबसे बहुत बड़ी मिकदार है, ठीक है। तो इसका मतलब इन चारों में से, तो इसलिए चांस इसका आंसर बनेगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, और वो डेल्टा है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इनमें से जो यहाँ दी गई ऑप्शन है, और ये ऐसी जनरल गैस इक्वेशन है जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, जिसमें आर शामिल नहीं होता। रूटीन में हम कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स में आर की वैल्यू आप लिखोगे और वो क्या है बच्चों 8.3143 होती है। आंसर था इसका चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच रिप्रेजेंट्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और वो फार्मूला हमारे पास है बीटा ऑप्शन C सब RMS बराबर होता है 3RT ओवर M स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ये बीटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेन्स अलॉन्ग विच द क्रिस्टल सॉलिड डज नॉट ब्रेक डाउन आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेवेज प्लेन्स कहते हैं। कि जिस प्लेन में, सॉरी डज नॉट बोल दिया मैंने, ब्रेक डाउन, जिस प्लेन में क्रिस्टल टूटती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन कह देते हैं। आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, the temperature at which the real gases obey the ideal gas laws over a wide range of temperature, उसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर कह देते हैं, या आइडियल टेम्परेचर सोच लें, तो यहाँ पर आंसर है बीटा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ, किसकी फॉर्म में होते हैं, हेक्सागोनल अरेज में होते हैं। आंसर इज डेल्टा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, pressure that the vapors apply on surface of liquid at equilibrium is called, ये डेफिनेशन है किसकी बच्चों, वेपर प्रेशर की। तो
तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, वो कहता है फॉर अ सर्टन कोई भी सिस्टम या रिएक्शन है जिसमें पी वी इज इक्वल टू 2 डेसीमीटर क्यूब, पी वी का जो मल्टीपल है वो 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम की वैल्यू अगर इसमें 4 हो तो प्रेशर कितना होगा। इंतहाई आसान बात है कि वो उसको रेशो ले लोगे 0.5 आ जाएगा। क्योंकि इस तरह सोच सकते हो ना कि पी वी जो है वो दिया गया है इक्वल टू 2, जबकि P इंटू इसकी वैल्यू दी गई है 4, तो P कितना निकलेगा 2/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5, चार्ली ऑप्शन। रियल गैसेस डू नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड फॉर, ठीक है ना, और वो क्या है, जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर किस तरह का, जैसा मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, किससे नहीं मैच करता, आइडियल गैसेस से समटाइम मैच नहीं कर रहा होता। आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है मोस्ट ऑफ मैटर ऑन अर्थ क्रस्ट इज इन, आंसर है सॉलिड स्टेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो प्लाज्मा को जाके पकड़ेंगे कि हमने कभी ज़िंदगी में पढ़ा था कि यूनिवर्स का 99% प्लाज्मा है, लेकिन वो अर्थ की बात नहीं हुई थी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैटर हम मानते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है। स्टेट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिक्विड स्टेट, क्योंकि इसको थोड़ा सा हीट किया तो ये गैस में बदल जाता है, थोड़ा सा कूल किया तो ये सॉलिड में बदल जाता है, तो इसलिए इसकी एक रेंज पाई जाती है, इस वजह से इसे हम कहते हैं कि इट हैज़ अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 34 है विच स्टेट ऑफ मैटर जो है ना वो सिंपलेस्ट है, और वो यकीनन गैशियस स्टेट है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, और ऑक्यूपाई स्पेस में जो है ना वो रह सकते हैं, जितनी जगह उन्हें दें उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड्स क्या होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, HF का उससे लो, फिर अमोनिया की बारी आएगी, फिर HCl की, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट प्रोमिनेंट है, HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है। 36 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, एंड आंसर इज अल्फा ऑप्शन 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलता है सोडियम का, वो 6 आता है बच्चों, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें लिखा गया कि देयर आर 4 गैसेज, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया गया किसी कंटेनर्स में डिफरेंट में, और वो कौन सी गैस इनमें से है जो मोस्ट नॉन आइडियली बिहेव करेगी, और वो इनमें से है CO2, दैट इज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज बीटा ऑप्शन। आइस इज लेस डेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा रहा है, इस वजह से कि बच्चे ना -4 की तरफ भाग जाते हैं। वो 4 का डिजिट माइंड में रहता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होता है ना उसके मॉलिक्यूल करीब 3 होते हैं और उनकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जब 4 से टेम्परेचर 0 पे आता है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन करते हैं, तरतीब में लगाते हैं, और अल्टीमेटली वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है ना, तो उस वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और दरमियान में स्पेसेस बढ़ जाती हैं। ऐसी कोई बात आप करते थे, लेकिन टेम्परेचर 0 पे जाके उसने सॉलिडिफाई हो चुके हैं, तो -4 का कोई कंसर्न नहीं है, 0 टेम्परेचर ही होगा। 39 क्वेश्चन है जी, इफ अ गैस एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स दैट, इससे क्या साबित होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम। ठीक है, इससे ये साबित हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, आंसर अल्फा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड एथेनॉल इनटू गैस। एथेनॉल है तो लिक्विड से गैस में बदलना चाहते हो, तो कौन सी फोर्स को आपको ओवरकम करना है, और वो यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डेल्टा ऑप्शन आंसर है। 41 है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विद स्मॉल l इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 4 कितने होते हैं, 14 होते हैं, क्योंकि स्मॉल l 3 जो है वो F को शो करता है। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, और अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देख सकें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्रोमियम का जिक्र हो रहा है, क्योंकि 24 बनता है एटॉमिक नंबर इसका।
और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट को, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s से उठा के 3d में शिफ्ट करके उसको हाफ फील्ड करता है और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बच्चों आ गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, p ऑर्बिटल क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन अकोमोडेट कर सकता है। आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन 44 है, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो कितनी एनर्जी होती है? वो इसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। आंसर है अल्फा ऑप्शन। 45 है, नेगेटिव साइन इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकॉज एनर्जी क्या होती है जी? रिलीज होती है हमेशा। चार्ली ऑप्शन आंसर है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? इनमें से हैलोजेंस में से फ्लोरीन की होती है। अनयूजुअल ट्रेंड है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, सॉरी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, और रूल में फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो साइज़ छोटा होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वार्म वेलकम नहीं मिलता है, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से थोड़ी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या होता है? ये डिक्रीज होती चली जाती है। 47 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एविडेंट बाय सक्सेसिव। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ का एविडेंट है, किस चीज़ की इंडिकेशन दे देती है? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे और कितने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका जो है ना वो आउटर मोस्ट, या कह लें कि वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट, तो एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 6d के बाद n+l के मुताबिक देख लोगे तो वो 7p में आ जाएंगे, या वो जो अरेंजमेंट आपको सिखाई गई थी ना लेक्चर में, वो स्कूल वाली, आप उसके मुताबिक भी वो एक दफ़ा लिख लें। आप 10-15 सेकंड लगेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या वो सर्कल बना के भी बच्चे ड्रॉ करते हैं, जो भी पैटर्न आपकी प्रैक्टिस में है। क्वेश्चन नंबर 50 है जी, न्यूट्रॉन्स मूविंग विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। आंसर है अल्फा ऑप्शन। डैश कैन एक्सपेल प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन, और वो कौन कर सकता है? न्यूट्रॉन्स कर सकते हैं। आंसर है 51 क्वेश्चन का बच्चों चार्ली ऑप्शन, कि न्यूट्रॉन्स कैन एक्सपेल प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम ऑर्बिटल कह देते हैं। आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 53, जिसमें लिखा गया कि एन ऑर्बिटल या ए डी ऑर्बिटल हैविंग 2 लूप्स विद अ कॉलर, और वो कौन होता है? dx2y2, जिसकी 2 लूप्स इस तरह की होती हैं। क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 53 की। इस तरह की 2 लूप्स होती हैं और इसके साथ यहाँ पर एक इसका कॉलर कहलाता है, ये दरमियान में जो रिंग होता है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 पे आप आओगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद हैवी मेटल्स देन क्या पैदा होती हैं? इसमें से एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। आंसर है चार्ली ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 है, रदरफोर्ड बम्बार्डेड डैश पार्टिकल्स इन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, कौन से पार्टिकल बम्बार्ड किए थे इसने? अल्फा पार्टिकल्स दिए थे। न्यूट्रॉन्स, फ्री न्यूट्रॉन्स चेंज इनटू अ प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ न्यूट्रिनो, निकलता है इलेक्ट्रॉन, ये भी आता है। तो बोथ ए एंड बी मीजॉन्स का कोई ताल्लुक नहीं है। आंसर 56 का आ जाएगा चार्ली ऑप्शन, जिसमें बोथ ए एंड बी का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 57 पास पेपर का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, और वो कितनी वैल्यू है? आंसर है डेल्टा ऑप्शन। 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर
किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चों, द एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो कैन, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उनको हम बड़ा अच्छी मेटल्स मानते हैं और वो पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट वाले मेंबर्स होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है गेन इलेक्ट्रॉन, लूज़ इलेक्ट्रॉन रेडिली, ठीक है, या फिर गेन इलेक्ट्रॉन विद डिफ़िकल्टी या लूज़ इलेक्ट्रॉन रेडिली, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आना है, लूज़ इलेक्ट्रॉन रेडिली वाला आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर, और वो किस ऑर्डर में है, 4p उसके बाद 3d और उसके बाद 4s की एनर्जी सबसे कम होगी, बीटा ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक 66 एंड 30 कैसे निकलती हैं, 66 में 30 को सेपरेट करना होगा आपको, तो आंसर आ जाएगा 36 एंड हियर आंसर इज डेल्टा ऑप्शन, ठीक है बच्चों। अब इस पेपर को अगर आप गौर करोगे ना थोड़ा सा, तो इसमें 3 यूनिट्स शामिल थे और ये पेपर आपको अलग अलग यूनिट के पेपर से एक तो आसान लगेगा थोड़ा सा। एक और टेक्निक जो इसमें आपको नज़र आएगी ना, शुरू वाले क्वेश्चन चंद बड़े आसान थे, दरमियान में आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए, ये जो 4 5 7 हमने सॉल्व किए, जो आपका टाइम स्पेंड करेंगे और वो जो टाइम स्पेंड होगा वही आपको डी ट्रैक करेगा। मतलब आपको जब वहाँ टाइम लगेगा ना कुछ, तो आपको ये फील होना शुरू होगा कि अभी इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं आगे और टाइम थोड़ा रह गया, और वो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको गलती पे लेके जाएगी। हमारा यहाँ पर यही मेन पर्पज़ आपके साथ है कि आप लोग जब इसको डील करें, जब इसको अटेम्प्ट करें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई 2 4 5 सवाल ऐसे आ भी रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने ऊपर आसान सवालों में टाइम बचाया और आगे भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जिन पे टाइम आपका नहीं लगेगा, तो इस एंगल से भी सोच के आप अपनी प्रेपरेशन को इम्प्रूव करेंगे बच्चों। एंड आई होप कि आने वाले जो आपके टेस्ट हैं C4 C5 एंड सो ऑन, आप उनमें इन पहले 3 4 टेस्टों से कुछ ना कुछ सीख के उसको बड़ा इम्प्रूव करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।